हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल परपेंडी स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ टीबी, जो एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसके बारे में हम समझेंगे कि ये टीबी जो रोग होता है ट्यूबरक्लोसिस, ये रोग क्यों होता है, क्या होता है ये, इसके प्रकार क्या हैं, ट्यूबरक्लोसिस किस वजह से होता है, कारण जानेंगे। और इस वीडियो में समझेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के लक्षण कौन कौन से हैं, टीबी के कितने चरण होते हैं और टीबी का निदान क्या होगा, और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी से कैसे बच सकते हैं, कैसे बचने के उपाय बताएंगे और इसका इलाज भी बताएंगे। टीबी में क्या खाएं और क्या ना खाएं, परहेज वगैरह, ये भी इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस रोग क्या होता है। दोस्तों, इसे हिंदी में कहते हैं तपेदिक रोग ट्यूबरक्लोसिस को कहते हैं। इसे आम बोलचाल की भाषा में टीबी कहते हैं। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये जो होता है टीबी बीमारी कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है, ये होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या होता है, यह हमारे शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, कहीं भी संक्रमण हो सकता है। लेकिन ये क्या है, सबसे ज़्यादा मेनली जो है अपने फेफड़ों को प्रभावित करता है, अपने फेफड़ों को ज़्यादा टारगेट करता है, अटैक करता है। ये जो है कोरोना की तरह ही फैलता है। कोरोना जैसे अपने लंग्स पे अटैक करता है ना, वो फैलता कैसे है कि खांसने छींकने से वो एक दूसरे व्यक्ति पर फैलता है। ऐसे ही होता है टीबी भी होता है, ये भी खांसी से, छींकने से, वायु के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति पर फैलता है। और ये उस व्यक्ति पे जल्दी फैलता है, उसको ज़्यादा खतरा रहता है जिसकी इम्यूनिटी जो है, जिसका प्रतिरक्षा तंत्र जो है कमज़ोर है, उसको जल्दी पकड़ता है। और जो होते हैं ना, जिसको पहले से ज़्यादा, अगर पहले से ही कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, एड्स है, या फिर कुछ ऐसी बीमारी जिससे उसका प्रतिरक्षा तंत्र पूरा टूट चुका है, कमज़ोर हो चुका है, उन लोगों को ज़्यादा खतरा रहता है इससे। दोस्तों, अब बात करें हम कि ट्यूबरक्लोसिस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो होता है यह फेफड़ों को प्रभावित करता है, अपने जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनको इफेक्ट करता है। यह ट्यूबरक्लोसिस जो है प्राथमिक रूप से ना बच्चों और बूढ़ों में देखने को मिलता है। और बात करें हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिसीज़ की, तो यह फेफड़ों से अन्य जगहों पर होता है। ये फेफड़ों पर मेनली नहीं होता, ये फेफड़ों से हटके दूसरी जगह होता है, जैसे अपनी हड्डियाँ हो गई, किडनी हो गई, लिम्फ नोड हो गए, मतलब फेफड़ों से अगर बाहर हो रहा है कहीं पे भी ट्यूबरक्लोसिस, तो ये क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। और फेफड़ों में हो रहा है तो ये होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस के कारण क्या है। ये ट्यूबरक्लोसिस टीबी जो बीमारी है कैसे फैल जाती है, कैसे हो जाती है किसी व्यक्ति को। इसकी जो है अनेक स्थितियां हो सकती है कि जब टीबी से पीड़ित मरीज जो व्यक्ति है, जब वह छींकता है, खांसता है, थूकता है, तो उसके द्वारा छोड़ी गई सांस से वायु में जो टीबी के बैक्टीरिया फैल जाते हैं। और ये बैक्टीरिया जो है कई घंटे तक वायु में जीवित रहते हैं और ये स्वस्थ व्यक्ति को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस रोग का कारण जो है, जब टीबी का बैक्टीरिया सांस के माध्यम से अपने फेफड़ों तक पहुंच जाता है तो वह कई गुना बढ़ने लगता है और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है इसे बढ़ने से रोकती है, लेकिन जैसे जैसे यह क्षमता कमज़ोर होती है, टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। ट्यूबरक्लोसिस का जो कारण है, इस पर आप ध्यान देंगे तो आप सावधानियां बरत सकते हैं और इस खतरे को कम कर सकते हैं। अब बात करें ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण की, तो लक्षण क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो इसके लक्षण क्या है, मुख्य रूप से अगर 3 सप्ताह से अधिक समय तक आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है। तो वो लक्षण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है भाई साहब की खांसी आना। अगर तुम्हें 3 सप्ताह से ज़्यादा दिनों तक खांसी आ रही कंटिन्यू, तो आपको एक बार परीक्षण कराना आवश्यक है। और सांस फूलती है इसमें, और सांस लेने में तकलीफ़ होना, और जैसे ही शाम होती है शाम के बुखार का बढ़ जाना, सीने में तेज दर्द, जब ना छाती में तेज दर्द हो रहा है, इसके लक्षण है ये सब। तेज दर्द होता है, अचानक से वजन घटने लगता है, जो है वेट लॉस होने लगता है, कमजोरी आने लगती है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, भूख में जो है कमी आ जाती है। पहले अगर आप 4 रोटी खाते तो फिर 2 ही बचेगी, फिर 1 ही बचेगी, 1 ही खा पाओगे, ऐसा रहता है। और बलगम के साथ अगर खून आ रहा है, ये प्रमुख लक्षण है कि बलगम के साथ अगर खून आ रहा है तो ये टीबी के प्रमुख लक्षणों में से एक है। और फेफड़ों का संक्रमण होता है, लगातार खांसी आती है, और अस्पष्टीकृत थकान यानी कि जो है कि कुछ काम धाम भी नहीं कर रहे हो और फिर भी अगर तुम्हें थकान महसूस हो रही है, ये इसी के लक्षण में आता है। और बुखार आती है।
कुछ मामलों में ट्यूबरक्लोसिस जो फेफड़ों के बाहर भी विकसित हो सकता है, जैसे कि हमारी जो पाचन प्रणाली यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड हो सकता है, और अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हो सकता है, और अपनी हड्डियों में भी हो सकता है, और अपने घुटनों या फिर जॉइंट्स में भी हो सकता है, और मस्तिष्क की नसों में भी यह हो सकता है, यानी ब्रेन में भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। बात करें इसके लक्षण की, तो इसमें इस स्थिति में क्या कौन कौन से लक्षण होते हैं। इसमें सबसे पहला जो लक्षण होता है कि यह लकवा लगने जैसा लग सकता है आपको, कि लकवा जैसा लगा हो, या फिर पेट में दर्द होता है, ग्रंथियों में स्थिर सूजन आ जाती है, और डायरिया की शिकायत होती है। अगर स्टमक में अगर होगा तो भाई साहब डायरिया की शिकायत तो होगी, और पीठ में अकड़न होती है, और साथ ही जो है प्रवाहित हड्डी, जिस भी हड्डी में अगर वो है ट्यूबरक्लोसिस, तो उसमें क्या होता है दर्द बना रहेगा, और आपकी जो कार्यशीलता थी, जो शक्ति थी, क्षमता थी, उसमें भी कमी आ जाएगी, यानी कमजोरी, भ्रम जैसा लगने लगेगा। साथ ही सिर दर्द में होता है, स्थिर दर्द रहता है, एक प्रकार से जो दर्द शुरू हुआ तो कंटिन्यू दर्द हो ही रहा है, इस प्रकार का होता है। कोमा जैसी स्थिति भी बनने लगती है, कई बार क्या दौरे वगैरह भी पड़ते हैं, फिट्स वगैरह, ये सब इसके क्या है प्रमुख लक्षण। ये अगर आपके लंग्स से बाहर अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो उसके लक्षण है, और लंग्स के अंदर अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो इसमें क्या होता है कि मेनली आपके लंग्स से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड, ब्रीथिंग से रिलेटेड लक्षण आपको सामने दिखेंगे। और इसका जो मुख्य लक्षण अगर आपके चेस्ट में, अगर लंग्स में अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो इसका मुख्य लक्षण ये होता है कि आपके बलगम के साथ खून आता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि टीबी की कितनी स्टेज होती है, ये कितने चरण में अपने शरीर पर हावी होता है। तो इसके जो दोस्तों 3 चरण होते हैं, एक्सपोजर, लेटेंट और एक्टिव। एक्सपोजर क्या होता है, इसमें क्या है, जो टीबी का बैक्टीरिया है वो अपने शरीर में सांस के माध्यम से अपने लंग्स में फैलता है, अपने शरीर के अंदर जाता है। ये क्या होता है, ये एक्सपोजर है, ये एक्सपोजर की स्टेज है। और दूसरे चरण में लेटेंट होता है, इसमें क्या अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करता है, अपने ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया होता है इसका, ये अपने खुद की संख्या को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बढ़ नहीं पाता है। ये बढ़ते जाता है धीरे धीरे, अपने प्रतिरक्षा तंत्र जो है इसको बढ़ने से रोकता है, किंतु ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है, लेकिन ये हमारे शरीर को कोई इफेक्ट नहीं करता है, ना ही हमें इसके लक्षण समझ आते हैं। और फिर आती है एक्टिव स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र टूट जाता है, वह इसे रोकने से में असफल हो जाता है, इससे लड़ने में असफल हो जाता है अपना प्रतिरक्षा तंत्र, तब ये एक्टिव स्टेज में आ जाता है और हमें इसके पूरे लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं टीबी के निदान के बारे में, इसके परीक्षण के बारे में, डायग्नोसिस कि कैसे पता चलता है कि हमारे शरीर में ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया हैं या नहीं है, इसका परीक्षण वो भी होता है। तो सबसे पहले जो होता है इसका स्किन टेस्ट होता है और ब्लड टेस्ट होता है, टीबी स्किन टेस्ट और टीबी ब्लड टेस्ट। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि आपके शरीर के अंदर टीबी के बैक्टीरिया हैं या नहीं है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि आपके लंग्स के अंदर बैक्टीरिया हैं या फिर लंग्स के बाहर बैक्टीरिया हैं। इसका पता कैसे पता चलेगा, इसके लिए अलग से टेस्ट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं, ज़्यादातर अगर ट्यूबरक्लोसिस आप इन्फेक्टेड हो तो इसके लिए क्या ज़्यादातर डॉक्टर जो है सीटी चेस्ट लिख देता है, उससे पता चल जाता है, या एक्सरे लिख देता है, और भी जांचें होती है जिससे पता चल जाता है कि भाई आपके अंदर हो, फेफड़ों के अंदर ट्यूबरक्लोसिस है या फेफड़ों के बाहर ट्यूबरक्लोसिस है। अब सवाल ये उठता है कि ट्यूबरक्लोसिस टीबी से कैसे बचें, इसके बचने के उपाय क्या हैं। तो इसके अनेक कारण से जो है टीबी जो है फैल सकता है, लेकिन हालांकि कुछ सक्रिय उपाय भी हैं जिसकी मदद से हम ट्यूबरक्लोसिस के टीबी के जो खतरे हैं उसको कम कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है कि दो हफ्ते से अधिक समय तक अगर खांसी रहने पर आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित व्यक्ति के पास नहीं जाएं, जितना कोशिश हो सके दूर रहें, और अगर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं। मास्क अवश्य लगाना जरूरी है। ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित मरीज के बिस्तर, रुमाल, तौलिया आदि का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। अगर आपके पास आसपास कोई खांस रहा है तो अपने मुंह में रुमाल ढक लें, अपने मुंह को रुमाल ढक लें और वहाँ से दूर हट जाएं। अगर आप ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित मरीज से मिलने जा रहे हो तो उससे हाथ मिलाकर, हाथ तो बिल्कुल ना मिलाएं। अगर हाथ भी मिला रहे हो तो उसके बाद घर आकर हाथ और मुंह अच्छी तरह से धोएं, कुल्ला करें, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम और फाइबर जैसे भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो मजबूत होगी। अगर थोड़े बहुत भी बैक्टीरिया आ गए तो वो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगे।
अगर आपके घर परिवार या किसी व्यक्ति को अगर टीबी हो गया है, ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित है, तो उसको हमेशा 24 घंटे मास्क पहना कर रखना चाहिए ताकि दूसरों तक यह रोग जो है ना फैल सके। साथ ही मरीज को जगह जगह थूकने से मना करें, एक पॉलीथीन सजेस्ट करें और हमेशा उसी में थूकने को कहें। साथ ही क्या है, पब्लिक चीज़ों का यूज कम करने को कहा जाए, कम से कम उपयोग करना चाहिए ताकि यह संक्रमण की चपेट में और भी लोग ना आ सकें। दोस्तों, अब बात करें हम टीबी के इलाज की, तो इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट कैसे होता है। टीबी के मुख्य उपचार में से कम 6 महीने तक आपको क्या एंटीबायोटिक्स का सेवन करना पड़ता है, 6 महीने का कोर्स पूरा करना पड़ता है। अगर आपकी टीबी जो है मस्तिष्क में है, रीढ़ की हड्डी है या फिर आपके हृदय के आसपास किसी अन्य क्षेत्र में फैल गया है, तो आपको कुछ सप्ताहों के लिए क्या है स्टेरॉइड दवा भी लेनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर ट्यूबरक्लोसिस का उपचार करने के लिए डॉक्टर कुछ सजेशन भी दे सकते हैं, जैसे आपके आयुर्वेदिक का भी ट्रीटमेंट भी चला सकते हैं और क्या घरेलू नुस्खों का भी उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टीबी में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। टीबी से जो ग्रसित मरीज है, जो पेशेंट है जिसको टीबी हो चुका है, उसे संतरे, आम, मीठे कद्दू, गाजर, अमरूद, आंवला, टमाटर, नट्स, बीट जैसे फल और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करने का सुझाव देना चाहिए, क्योंकि इन सब में विटामिन ए, सी, ई का एक प्रकार से कहा जाए तो उत्कृष्ट स्रोत होते हैं। ये इनमें विटामिन मिनरल भरपूर मात्रा में होते हैं उसके लिए। साथ ही एक टीबी के मरीज को इलाज के दौरान शराब और तंबाकू का सेवन निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो टीबी ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप पूछ भी सकते हैं। अगर आप वीडियो के रिलेटेड कुछ सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में दे भी सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं, ऐसी नेक्स्ट बीमारी को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय।